नमस्ते बच्चों। मैं महेश डी पतंगे आप सभी को इस डायमंड के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, 10वीं कक्षा के विषय हिंदी में आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ संख्या है 5। पाठ संख्या कितनी है बच्चों? 5 है। पाठ का शीर्षक है मेरा बचपन। मेरा बचपन यानी मेरा बचपन नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में यहाँ पर उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है, जो मेरा बचपन नामक शीर्षक दिया है। ये आत्मकथा है। भाग 1 में हम आज पाठ का आशय देखेंगे, लेखक का संक्षिप्त परिचय देखेंगे, पाठ के कठिन शब्दार्थ देखेंगे और पाठ का सारांश देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बचपन। बच्चों, बचपन बहुत ही प्यारा होता है सभी का, और हम सब बचपन से ही आगे आए हैं, तो हम बचपन में रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो हो नहीं सकता, हमें आगे बढ़ना है, तो वापस हम बचपन में भी नहीं जा सकते। तो ये उसे यादों को, उस बचपन की यादों को हम एक जगह इकट्ठा कर रख सकते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका नाम पूरा नाम है डॉक्टर अउल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूर्ण नाम मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, डॉक्टर अउल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूर्ण नाम है, जो उनकी खुद की आत्मकथा उन्होंने लिखी है। सबसे हम जानेंगे बच्चों, बचपन की यादें बहुत ही प्यारी होती है, कभी नहीं भूली जाती। इन यादों को कुछ लोग लिख कर रखते हैं। तो हमारे बचपन में जो जो घटनाएं हमारे हुए हैं उनको हम एक इकट्ठा कर संजोग कर रखते हैं। तो उसी में ऐसा ही बचपन, किनका बचपन है यहाँ पर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बचपन है। तो हम जानेंगे आत्मकथा किसे कहते हैं। आत्मकथा बच्चों, मेरा बचपन एक आत्मकथा है, ये तो आप जानते हैं। यानी अपने ही जीवन की घटनाओं को याद करके कथा के रूप में लिखना होता है। यानी अब्दुल कलाम जी अपने ही बचपन को याद कर उसे स्टोरी के रूप में लिखकर उन्होंने एक आत्मकथा बनाई है, जैसे अंग्रेजी में हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, जिसे आत्मकथा हिंदी में कहते हैं। यह हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के अपने अनुभव तथा जीवन की घटनाएं हैं, जिन्हें इन्हें स्वयं लिखा है। आत्मकथा ने अपने जीवन में, जीवित अवधि में अपने जीवन के बचपन के सारे घटनाओं को खुद लिखना आत्मकथा होती है। खुद हमारे जीवन की घटनाओं के बारे में हम खुद लिखना ही आत्मकथा होती है, जिसे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन के सारे घटनाओं को स्टोरी रूप में, जिसे आत्मकथा हम कहते हैं, वो खुद अपनी आत्मकथा खुद लिखे हैं, जिसे हमें आज पढ़ने में गर्व महसूस होता है। ऐसे आत्मकथा को हम आज जानेंगे। बच्चों, भारत एक ऐसा देश है जहां भारत माता ने अनेक वीर महान महापुरुषों को जन्म दिया है। ऐसे ही बहुत से वीर पुरुषों को भारत माता ने जन्म दिया है। ऐसे महान पुरुषों में आने वाले व्यक्ति भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन में के बारे में जानना हमारे लिए और आपके लिए गर्व की बात है। आज हम एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे। एक सादगी भरा जीवन उन्होंने बिताया है। भारत के राष्ट्रपति होने के नाते भी वो साधारण सा जीवन बिताने का काम उन्होंने किया है। उनके प्रेरणा से हम अगर कुछ पा सकते हैं, तो उनके आत्मकथा को पढ़ने के बाद हम भी उनके आदर्श तत्वों का पालन हमारे जीवन में कर सकते हैं। तो ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानने के लिए हम आज पाठ का आशय देखेंगे। सबसे पहले पाठ का आशय जानेंगे। पाठ का आशय में हर एक पाठ अपना अपना एक उद्देश्य रखता है। हर एक चैप्टर एक उद्देश्य रहता है। हर एक चैप्टर का एक लक्ष्य रहता है कि वो क्या हमें संदेश देता है, क्या हमें सीख देता है। तो ऐसे ही यहाँ पर इस पाठ से बच्चे सादगी, धार्मिक सहिष्णुता,
मिलजुल कर रहना, पुस्तक पढ़ना तथा बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण की प्रेरणा मिलती है। तो हमें इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, ये हमें जानना है। इस पाठ से हमें जिंदगी में सादगी कैसे रहती है। जिंदगी में सादगी का मतलब होता है सरलता का जीवन बिताना, ऐसे आराम की जिंदगी से दूर रहना, सादापन, सरलता की जीवन को जीने की एक संदेश ये पाठ देता है। हमें ऐसे आराम की जीवन जीना नहीं चाहते हैं तो सादगी का जीवन बिताने का एक मार्गदर्शन इस पाठ से, मेरा बचपन नामक पाठ से हमें मिलता है। इतना ही नहीं, धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता किसे कहते हैं बच्चों? धार्मिक सहिष्णुता में विभिन्न धर्मों के या विभिन्न धर्मों को हम एक समान दृष्टि से देखना, सभी धर्म हमारे लिए एक है, या विभिन्न धर्मों का हम सम्मान करना, इसे क्या कहते हैं? धार्मिक सहिष्णुता। सभी धर्मों का एक समान सम्मान करना, आदर करना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सभी धर्मों को एक समान से देखना, एक समान से सम्मान करना, वो धार्मिक सहिष्णुता होती है। तो ऐसा हम इस आत्मकथा से, इस पाठ से हम जीवन में सादगी से कैसे रह सकते हैं, ये हमें पाठ सिखाता है। जीवन में हम धार्मिक सहिष्णुता कैसे पालन करते हैं, ये हमें पाठ पढ़ाता है। मिलजुल कर रहना, सभी भाईचारे के साथ मिलकर रहना, ये पाठ हमें सीख देता है। इसके अलावा पुस्तकों को पढ़ना तथा बहुमुखी व्यक्तित्व का निर्माण करना, पुस्तक को पढ़ने की प्रेरणा हमें देती है। पुस्तक हमारे जीवन में एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। तो ऐसे पुस्तक एक अमूल्य रत्न होता है जो हम उसे पाकर हमारे जीवन को उजाला बनाते हैं। तो ऐसे पुस्तक के महत्व के बारे में यहाँ पर बताया गया। बहुमुखी व्यक्तित्व किसे कहते हैं? अनेक विषयों का ज्ञान पाना, अनेक विषयों में अध्ययन करना, परिणित होना अनेक विषयों में, उसे क्या कहते हैं? बहुमुखी व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं हम। तो हम इस मेरा बचपन पाठ से हम एक तो जीवन सादगी से बिताना सीखते हैं, धर्म सहिष्णुता के बारे में सीखते हैं, पुस्तकों के महत्व के बारे में सीखते हैं। इतना ही नहीं, जीवन में मिलजुल कर रहने की सीख भी हम इस पाठ से, और बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण की प्रेरणा भी इस पाठ से हमें मिलती है। और इतना ही नहीं, कलाम जी का बचपन का परिचय यहाँ पर पाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बचपन का भी परिचय हम प्राप्त करते हैं इस पाठ से। इतना ही नहीं, जैनुलाब्दीन का व्यक्तित्व का परिचय। जैनुलाब्दीन जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के पिता है। कौन है? जैनुलाब्दीन का व्यक्तित्व का परिचय पाते हैं, ये इनके पिता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के पिता कौन है? जैनुलाब्दीन। अहमद जलालुद्दीन का परिचय। अहमद जलालुद्दीन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बड़े बहन के पति यानी उनके जीजाजी होते हैं। अहमद जलालुद्दीन कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीजाजी लगते हैं। और अंत में शमशुद्दीन का अखबार वितरण, यानी शमशुद्दीन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के चचेरे भाई रहते हैं। तो ये तीन व्यक्तियों का जीवन, उनके प्रभाव पड़ता है। किनके ऊपर प्रभाव पड़ता है? उनके पिताजी का प्रभाव पड़ता है, उनके जीजाजी का प्रभाव पड़ता है। इतना ही उनके चचेरे भाई का भी प्रभाव डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर गहरा पड़ता है। तो इन सभी विषयों के बारे में आज हम इस मेरा बचपन नामक आत्मकथा में आज एपीजे अब्दुल कलाम खुद क्या कह रहे हैं अपने जीवन के बारे में, इसके बारे में हम संक्षिप्त रूप में जानेंगे। अब आगे हम देखते हैं लेखक का परिचय। बच्चों, यहाँ पर मेरा बचपन 5 भाग 1 है। ये एक आत्मकथा है जिसे खुद लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम खुद लिखा है। तो ये पाठ आपको एग्जाम में 3 अंक के लिए आने की संभावना रहती है, 3 अंक के लिए प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो ये हमें इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अब हमने पाठ का आशय संक्षिप्त में जान लिया है। अब हम जानेंगे लेखक का संपूर्ण परिचय। यहाँ पर लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस पाठ के खुद लेखक है। तो नाम यहाँ पर उनका पूरा नाम है डॉक्टर अवुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का पूर्ण नाम डॉक्टर अवुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इनका पूर्ण नाम है बच्चों। इनकी टोटल जीवन अवधि है 1931 से लेकर
2015 तक, 1931 से लेकर 2015 तक इनका जीवन का पूर्ण काल अवधि है। इनका जन्म दिनांक है 15/10/1931 में इनका जन्म होता है। 15/10/1931 को इनका जन्म होता है। जन्म स्थान रामेश्वरम, जब वो तमिलनाडु राज्य में है। रामेश्वरम में कहा, किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में है। सेवा, उन्होंने देश के लिए क्या सेवा की? एक बड़े वैज्ञानिक यानी एक बड़े साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। इतना ही नहीं, 25/7/2002 से लेकर 24/7/2007 तक भारत के आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपति रहे। एक बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने बड़े बड़े कार्य भारत के लिए कर चुके हैं। इसके साथ साथ वो अपने जीवन अवधि में भारत के राष्ट्रपति भी बनने का इन्हें अवसर मिला, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति बनकर उन्होंने, उनकी जो राष्ट्रपति की अवधि क्या है बच्चों? 25/7/2002 से लेकर 24/7/2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति कैसे राष्ट्रपति रहे? आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपति थे। एक आदर्श और जनवादी राष्ट्रपति जो हमें एक मिसाल के तौर पर देखे जा सकते हैं, ऐसे राष्ट्रपतियों में से एक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका अभियान का एक मंत्र था, मैं क्या दूं, यानी मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं, मैं देश के लिए क्या दे सकता हूं। यह ऐसा एक अभियान मंत्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन में उन्होंने पा लिया था। उनको पुरस्कार आपके पुस्तक में नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट डिटेल में लिखे। पुरस्कार, इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें से सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न इनको मिला था। भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिला था। इतना ही नहीं, इनका निधन 27 जुलाई 2015 में इनका निधन होता है। यानी वो मेघालय के राज्य में शिलांग नामक शहर में, शिलांग में वो अपना एक स्पीच देते रहते, कार्यक्रम में स्पीच देते रहते। उसी समय उन्हें हृदयाघात आकर वहां पर उनका दुखद निधन होता है। कब बच्चों? 27 जुलाई 2015 को इस दुनिया को छोड़कर हमसे दूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चले जाते हैं। तो यहाँ पर और थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय यहाँ पर देना चाहता हूँ। भारत के वो 11वें राष्ट्रपति थे। अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ बच्चों, प्रस्तुत भारत के राष्ट्रपति कौन है? याद करो, कौन है? हाँ, प्रस्तुत भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है। कौन है? श्री रामनाथ कोविंद है, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति है। भारत के वो 14वें राष्ट्रपति है। तो 11वें राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। उनके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बने, उसके बाद प्रणब मुखर्जी बने, उनके बाद अब प्रस्तुत भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखे हैं, जिससे बहुत से तकरीबन 25 से ज्यादा किताबों को लिखने का काम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में किया था, जिनके कुछ पुस्तकों के नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे महान व्यक्ति के लिखे हुए कुछ किताबें हैं जिसके नाम आपको बताना मैं चाहता हूँ। इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, मेरा जीवन, मेरी जीवन यात्रा, भारत भाग्य विधाता, अनेक ऐसे पुस्तकों को, तकरीबन 25 से ज्यादा पुस्तकों का लेखन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में किया है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के सादगी के बारे में जानना हो तो एक घटना मैं आपको बताता हूं कि वो भारत के राष्ट्रपति रहने के बाद भी उनमें थोड़ा सा भी अहंकार कि मैं भारत का एक बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, ऐसा थोड़ा भी एक झलक मात्र भी अहंकार उनमें नहीं था। ऐसे सरल सादगी भरा जीवन बिताने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के कुछ घटनाएं मैं आपको पार्ट में बताते जाऊंगा। तो एक बार किसी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में, यूनिवर्सिटी के फंक्शन में, उद्घाटन में वो चले जाते हैं, उन्हें इनवाइट किया जाता है। तो उस उद्घाटन में वो चले जाते हैं तो स्टेज पर देखते हैं कि ऐसे लाइन में कुर्सियां रखी गई है, जो एक कुर्सी बड़े साइज की है, बाकी की कुर्सियां छोटी थी। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को स्टेज पर बैठने के लिए आह्वान किया गया और वो तब भारत के राष्ट्रपति थे। तो उस स्टेज पर देखा उन्होंने कि सभी कुर्सियां एक समान है, तो एक कुर्सी बहुत बड़ी है, ऊंचे स्थान पर है, जो विशेष अतिथि के लिए नहीं, भारत के राष्ट्रपति के लिए
रखे थे, तो वहां पर बैठने के लिए आग्रह किया गया। तो एपीजे अब्दुल कलाम उस वेदिक यानी स्टेज को देखते हैं, देखकर वहां से बैठने के लिए इनकार कर देते हैं। क्या कारण था इनकार करने का? उन्होंने कहा कि सभी कुर्सियां एक समान नहीं है, एक कुर्सी बड़ी है जिस पर मुझे बैठने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। मेरी जगह पर इस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल चांसलर को बिठाया जाए। तो उन्होंने भी उस कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया। तो तब एक हल निकाल दिया गया, ये कुर्सी यहां से निकाल दी गई। दोनों भी बैठने से इनकार कर दिए, तो वो कुर्सी निकालने के बाद सभी कुर्सियां एक समान हो गए। तो तब जाकर भारत के राष्ट्रपति उस कुर्सी पर बैठने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसा एक सादगी भरा, जो थोड़ा सा भी बड़प्पन अपने लिए नहीं लेना चाहते थे, ऐसे महान व्यक्ति अगर है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर हम चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे विचार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं अपनाए। जीवन सादगी भरा जीवन, सिंपल सरल जीवन बिताने का उन्होंने प्रयत्न किया। उसका मार्गदर्शन हम हमारे जीवन में लेना चाहिए। यहाँ तक कि स्टेज पर बैठने वाले कुर्सियों पर भी उन्होंने समानता का संदेश देने का काम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में किया। ऐसे व्यक्ति के बारे में और उनके जीवन के बारे में जानने से पहले इस पाठ के शब्दार्थों को विस्तार रूप से जानेंगे। बच्चों, पाठ 5 मेरा बचपन। अब हमने आशय और लेखक का परिचय जान लिया। अब अपने अपने किताब निकालिए, जहां पर आपको पेज नंबर 36 पर आपके पाठ के शब्दार्थ दिए गए हैं, जिसे मैं एक बार आपको संक्षिप्त रूप में बताऊंगा, तो पाठ को समझने में और पढ़ने में आपको आसानी होगी। सभी अपने अपने टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 36 निकालिए। यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, आप वहां पर भी देख लेंगे। कस्बा यानी छोटा सा शहर। कस्बा का मतलब होता है छोटा सा शहर। जीवन संगिनी यानी पत्नी। जीवन संगिनी किसे कहते हैं? पत्नी को कहते हैं। रोजाना का मतलब नित्य, डेली बोलते ना, रोजाना नित्य। कद काटे, देह का गठन। कद काटे नहीं, देह का गठन। थोड़े हाइट रहते, थोड़े गिड्डे रहते, गोरे रहते, काले रहते, देह की रचना होती ना, उसे कद काटे कहा जाता है। समुचित यानी योग्य। समुचित का मतलब योग्य। पुस्तैनी या पौत्रक। पुस्तैनी या पौत्रक का मतलब यहाँ पर जो पीढ़ियों से चला आ रहा हो, जो कोई पीढ़ियों से तक चला जाए। यानी मैं, मेरे पिताजी, उनके पिताजी से जमाने से चला आ रहा हो, परंपरागत चला आ रहा हो, पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा हो, उसे क्या कहते हैं? हम पुस्तैनी कहते हैं। बहुल का मतलब होता है बहुत, बहुत संख्या में। पौ फटना एक मुहावरा है। पौ फटना आपको एग्जाम में कहीं पूछ सकता है। पौ फटना एक मुहावरा है, यानी प्रभात होना, यानी सुबह होना। पौ फटना यानी प्रभात होना या सुबह होना। बुनियाद, बुनियाद का मतलब नींव। बेसमेंट बोलते ना, एक बिल्डिंग है तो उसकी बुनियाद किसे कहते हैं? बेसमेंट बोलते हैं। अगर बेसमेंट बुनियाद मजबूत रहा तो बिल्डिंग के ऊपर हम बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। बुनियाद ही खोखला रहा तो बिल्डिंग गिर जाती है। तो यहाँ पर बुनियाद का मतलब बेसमेंट या नींव बोल सकते हैं। भरकस, यथाशक्ति, हमसे जितना होना उतना करना, यथाशक्ति बोलते हैं। काम आना, ये भी एक मुहावरा है। काम आना मुहावरा है। इस्तेमाल होना या काम में आना। इस्तेमाल होना या काम में आना। तट, किनारा। समुद्र या नदी का एक किनारा रहता है, उसे क्या कहते हैं? तट कहा जाता है। रफ्तार, गति। रफ्तार यानी गति। रेत, बालू। बालू मालूम होता है? समुद्र के किनारे पर रेत होती है, बहुत सारी रेत। असर, प्रभाव। जुमला, कुल। जुमला ये उर्दू शब्द है। जुमला का मतलब होता है टोटल, कुल। अब टोटल नंबर कितने आए आपको, कुल नंबर कितने आए आपको बोलते हैं ना, टोटल बोलते हैं उसको, कुल। जुमला का मतलब। महसूस यानी जिसका ज्ञान या अनुभव हो, जिससे हम ज्ञान पाए, जिससे हमें अनुभव हो। ठेका यानी कॉन्ट्रैक्टर, जिसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। नियमित समय या दर पर कोई काम या बात करने का, कराने का। इकरार यानी एक पेपर का कार्रवाई रहता है जिस पर हमें कॉन्ट्रैक्ट किया रहते हैं, उसके मुताबिक चलना, हमें उस आधार पर हमें चलना होता है। आगे और शब्दार्थ में आपको यहाँ पर बोर्ड पर, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है, हम देखेंगे। हतप्रभ, हतप्रभ यानी निश्चय का शिथिल होना। हतप्रभ। करीबन, लगभग, करीब करीब, लगभग। सर यानी मान। सर का मतलब मान। उपलब्धि यानी प्राप्त करना। उपलब्धि यानी जो कुछ भी हमने साधना की उसे प्राप्त करना। दायरा यानी कार्य क्षेत्र या वृत्त।
दायरा, कार्य क्षेत्र, एक सर्कुलर में काम करते हैं कार्य क्षेत्र बोलते हैं। अक्सर, प्राय अथवा अधिकतर। वितरक यानी बांटने वाला, वितरक का मतलब बांटने वाला। कारोबार, कार्य, व्यापार या व्यापारी भी हो सकता है। यहाँ पर बच्चों सभी अपने में टेक्स्ट बुक निकालिए, पेज नंबर 32 पर। अब हम पाठ के वाचन की ओर बढ़ते हैं, उसके भावार्थ, सारांश, कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो आप भी अपने अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे। तो यहाँ पर पहले पंक्ति में यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में हम जानने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर उनके बचपन के बारे में बताया गया है। वो खुद कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ अपने पाठ में कह रहे हैं, मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। वो अपनी आत्मकथा में लिख ले रहे हैं। कौन लिख ले रहे हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी आत्मकथा में लिख ले रहे हैं कि वो कह रहे हैं मेरा जन्म मद्रास राज्य, पहले उसे मद्रास राज्य कहा जाता था, बाद में उसे तमिलनाडु राज्य कहा जाता है। मद्रास राज्य के अब के तमिलनाडु के रामेश्वरम के कस्बे में, कस्बा यहाँ पर शब्दार्थ में लिखा है मैंने, कस्बा यानी एक छोटा सा शहर, एक उस छोटे से शहर के मध्य वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली यानी साधारण से परिवार में, भारत के एक साधारण से परिवार में उनका जन्म होता है। किनका जन्म होता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म वो उस रामेश्वरम के छोटे से कस्बे के एक साधारण से मध्य वर्गीय परिवार में उनका जन्म होता है। मेरे पिता जैनुलाब्दीन का कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। अब उनके जन्म के बारे में बताया गया। उनका जन्म डेट मैंने यहाँ पर बताया है। जन्म डेट क्या है? 15/10/1931। कितना है बच्चों? 15/10/1931 में इनका रामेश्वरम में एक छोटे से कस्बे में और एक मध्यवर्गीय परिवार में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म होता है। वो अपने पिता के बारे में बता रहे हैं। पिता का नाम क्या है? जैनुलाब्दीन, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। यहाँ पर पिता का नाम, उनके जीजे का नाम और उनके चचेरे भाई का कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते, तो आप एक बार अच्छी तरह से ध्यान रख लीजिए। पिता का नाम, जीजा जी का नाम और उनके चचेरे भाई का नाम अगर आप याद रखेंगे तो आगे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर पिता का नाम क्या है? जैनुलाब्दीन का कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा। उनके पिता कौन थे? जैनुलाब्दीन। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? स्कूल में पाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। शिक्षा में दो प्रकार होते हैं बच्चों, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। स्कूल में नियमबद्ध पाठ्यक्रम को पढ़ना औपचारिक शिक्षा कहलाती है और अनौपचारिक शिक्षा उसे कहा जाता है जो घर में, परिवार में, समाज में, अपने दोस्तों से, आसपास के परिसर से जो सीखते हैं उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जो समाज सिखाता है, परिवार सिखाता है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं जो स्कूल में हम बेंच पर बैठकर एक निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम करे मेरे पिता की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं, कभी वो स्कूल गए ही नहीं। उसका मतलब क्या हुआ? मेरे पिता जैनुलाब्दीन जो कभी स्कूल को गए नहीं, उनकी कोई औपचारिक शिक्षा हुई नहीं थी, फिर भी वो एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उनका वो बहुत बड़े व्यक्ति नहीं थे, वो कोई बहुत बड़े अमीर व्यक्ति नहीं थे, वो गरीब घर से संबंधित थे। इसके बावजूद भी वो बुद्धिमान थे और उदारता की भावना उनमें थी। बुद्धिमान थे नहीं, उनके पास प्रखंड बुद्धि थी और उदारता की भावना यानी दयालुपन, दयामयी व्यक्ति थे। उनके परिचय के बारे में बता रहे अब्दुल कलाम, ना ही उनका कोई औपचारिक शिक्षा, ना ही कभी वो स्कूल गए और ना ही कोई वो धनी व्यक्ति थे, ना ही वो अमीर व्यक्ति थे। इसके बावजूद भी बुद्धिमान व्यक्ति थे और वो उदारता के वाले व्यक्ति थे, यानी दयालु व्यक्ति थे बोलकर यहाँ पर बता रहे हैं। आगे अपने माता जी के बारे में बताते। मेरी माँ आशी अम्मा, क्या नाम है बच्चे उनका? आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। पिता का परिचय दिया। अब अब्दुल कलाम अपने आत्मचरित्रता में अपने माँ का परिचय दे रहे। उनका नाम क्या है? आशी अम्मा है। उनका नाम क्या है बच्चों?
आशी अम्मा, पिता का नाम जैनुलाब्दीन, जो एक दोनों आदर्श दंपति थे। आदर्श दंपति यानी आदर्श दंपति का एक जीवन, उनके आदर्श जीवन संगिनी यानी जीवन भर साथ निभाने वाले पति पत्नी थे। दंपति का मतलब होता है यहाँ पर पति पत्नी। तो उनके समाज में, उनके बिराददारी में, आसपास में वो एक आदर्श दंपति के नाम से जाने जाते थे। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम के माता और पिता एक आदर्श दंपति के नाम से जाने जाते थे। मैं कई बच्चों में से एक था, लंबी चौड़ी व सुंदर माता पिता का छोटा कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। यहाँ पर अपने शरीर के बारे में और बहुत से बच्चे, जैनुलाब्दीन और आयशा अम्मा जी को बहुत से बच्चों में से वहां पर बताया, मैं कई बच्चों में, यहाँ पर संख्या नहीं दी, मैं कई बच्चों में से एक था, लंबी चौड़ी यानी हाइट वाइज लंबे से चौड़े से वह सुंदर माता पिता का छोटा कदकाठी, कदकाठी का मतलब देह की रचना, देह की रचना को कदकाठी कहा जाता है, का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। वो एक साधारण सा दिखने वाला बच्चा कौन था? एपीजे अब्दुल कलाम, अपने सुंदर माता पिता का एक छोटे से कदकाठी वाला बच्चा अब्दुल कलाम। आज हम बच्चों इस पाठ में हमने देखा कि अब एपीजे अब्दुल कलाम जी का परिचय लिए, आगे अब और अपने परिचय के बारे में कह रहे हैं। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। पुश्तैनी का मतलब मैंने बताया है, पौत्रक या पुश्तैनी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से उसी मकान में रहा करते थे। जैसे उनके पिताजी अब्दुल कलाम के पिताजी जैनुलाब्दीन, जैनुलाब्दीन के पिताजी और उनके पिताजी, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी से वो एक ही घर में रहा करते थे। उस घर को क्या कहा था? अब्दुल कलाम जी ने पुश्तैनी घर में रहा करते थे, पुश्तैनी घर में रहा करते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने, पत्थर और ईंट से बना एक पक्का और बड़ा था। कहाँ था इनका घर? रामेश्वरम के उस कस्बे में, रामेश्वरम के उस छोटे से शहर में उनका घर था। कैसा घर था? पुश्तैनी मकान था, उनके बाप दादाओं से बनाया हुआ मकान था। और उस मकान में कौन रहते थे? अब्दुल कलाम जी और उनका परिवार उस घर में रहते थे। मकान का रचना के बारे में बताया गया है। कहाँ था? रामेश्वरम की एक मस्जिद वाली गली में था। रामेश्वरम वाले एक मस्जिद वाली गली में बना था यह घर। चूने, पत्थर और ईंट से बना था। पहले जमाने में चूना, पत्थर, ईंट से ही घर बनाया करते थे। ऐसा ही घर एपीजे अब्दुल कलाम का था। और चूने और ईंट से बना हुआ घर ही नहीं बल्कि और एक बड़ा घर भी उनका था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी आवश्यक ऐशो आराम के आराम वाली चीजों से दूर रहते थे। उनके पिता का नाम क्या बताया मैंने? जैनुलाब्दीन। हाँ, तो जैनुलाब्दीन अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे। अब उनके मकान का परिचय दिया, अब उनके पिता का परिचय यहाँ पर कौन? स्वयं एपीजे अब्दुल कलाम जी अपनी आत्मकथा में दे रहे। वो कह रहे हैं कि मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी आवश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे। आडंबरहीन इस शब्द का अर्थ है बच्चों दिखावा न करना। आडंबरहीन यानी दिखावा न करना, जैसे है वैसे ही रहना, दिखावट के चीजों से दूर रहना। ऐसे व्यक्ति आडंबरहीन कहते, जैसा है वैसा ही चलाना। ऐसे व्यक्ति थे जिनके कौन थे? उनके पिता अब्दुल कलाम जी के पिता जैनुलाब्दीन एक आडंबरहीन व्यक्ति थे। और ऐशो आराम की चीजें से, ऐशो आराम की चीजें नहीं, हमको जितना लगता है उतना ही। जैसे हमारे जीने के लिए क्या लगता है? रोटी, कपड़ा और मकान। इसके सिवा जितना चाहिए उतना ही, उससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं था। आवश्यक जितनी चीजें थे उतनी चीजों के यहाँ पर वो खुश में रहते थे। ऐसा उनका परिचय यहाँ पर बता रहे हैं। तो अब इस पाठ को हम आगे और पढ़ेंगे। आज हम पाठ में इस भाग 1 में क्या क्या पढ़ा बच्चों? हमने पाठ का आशय, लेखक का परिचय, कठिन शब्दार्थ और एक पाठ का थोड़ा सा विवरण देख लिया है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। अगर आपको इस पर कुछ डाउट, संदेह रहा तो बेझिझक मुझे फोन कर प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।